हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम। ठीक है, देखिए इकोलॉजी को आप इग्नोर मत करिए। हर बार एक बड़ा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है। मैं आगे आपकी बोर्ड की बात करूँ, ठीक है। नीट के पर्पज़ से तो इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है ही, बट बोर्ड में भी इसका एक मेजर क्वेश्चन आता है, तो स्किप करने का तो बिल्कुल नहीं सोचना है। अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। So, an ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. Simple सी बात है, इकोसिस्टम में अगर मेन फैक्टर्स की बात करें तो बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक यानी लिविंग बींग और ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग। तो जो बायोटिक फैक्टर है उसके लिए वो बोल रहा है कि लिविंग जो है वो आपस में तो इंटरैक्ट करते ही हैं, और अपने सराउंडिंग यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी क्या इंटरैक्ट करते हैं, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। So ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or a sea, है ना। एक पॉन्ड में भी आपको इकोसिस्टम देखने मिलेगा, तो एक फॉरेस्ट में तो आपको मिलेगा ही, राइट। सो मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम, राइट, एज अ composite of all local ecosystem on earth. Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, namely the terrestrial and aquatic, है ना। हमने दो मेन कैटेगरी में इकोसिस्टम को डिवाइड कर दिया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। So forest, grassland, desert, they are some example of terrestrial ecosystem. ये सब किसमें आते हैं, टेरेस्ट्रियल में। Pond, lake, wetland, river, estuaries, they are some examples of aquatic ecosystem. Clear? Crop fields and aquarium may also be considered as man-made ecosystem. ये man-made है, वो सब क्या है, natural ecosystem है। So we will first look at the structure of ecosystem in order to appreciate the input, यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या है, देन ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, फूड चेन और फूड वेब या न्यूट्रल साइकिलिंग जिसके थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। देखिए सबसे पहले क्या है, हमेशा प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट जो है वो सोलार एनर्जी को लेकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, यानी फूड में कन्वर्ट करें, दिस इज प्रोडक्टिविटी, राइट, इनपुट। अब इस एनर्जी को नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी इसको हर्बीवोर्स खाएंगे, कार्निवोर्स खाएंगे, तो ये एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी, राइट। एंड द आउटपुट यानी कि डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस। अब ऑब्वियसली हर एनिमल या प्लांट कभी ना कभी तो डाई होगा, और डाई होने के बाद आउटपुट क्या हो रहा है, मतलब उसका डिग्रेडेशन या एनर्जी का लॉस हो रहा है क्या, या क्या हो रहा है, वॉट एवर। ये सब चीज़ें एक इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर में आती है, इनपुट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड देन आउटपुट। So we will also look at the relationships, cycles, chains, webs that are created as a result of these energy flow within the system and their interrelationship. इन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए अब एक इकोसिस्टम को बात करते हैं। सो यू हैव लुक एट वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट लाइक ए बायोटिक एंड बायोटिक, जिसको हम प्रीवियस चैप्टर में बात कर चुके हैं, कितने बायोटिक या ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। You studied how the individual biotic and abiotic factor affect each other and their surrounding. Okay, let us look at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these component of an ecosystem. अब हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले, उनके बारे में हम बात प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। अब हम उनके और डेप्थ लेवल पे जा रहे हैं कि उनमें एनर्जी का फ्लो कैसे रहता है। So interaction of biotic and abiotic component results in a physical structure that is the characteristics for each type of ecosystem. ठीक है, जब बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट करें तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर निकल के आ रही है। लाइक हम जैसे फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, राइट। सो आइडेंटिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीशीज कॉम्पोजिशन। वर्टिकल, यहाँ से ध्यान रखना है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड दी स्ट्रेटिफिकेशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ओके। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपको एक शॉर्ट नोट भी लिखने आ सकता है बोर्ड में। क्या है कि देखो लेवल सारे ऐसे हैं, राइट, प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स। तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन लेवल में, अलग 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 लेवल पे हर स्पीशीज अलग अलग लेवल में आएगी, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल लाइक ट्रीज ऑक्यूपाइज टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट, shrub and or layer of forest, shrub the second, and the herb and grasses occupy the bottom layer.
ठीक है। अगर हम सिर्फ प्लांट की बात करें, मतलब कि सिर्फ प्लांट कैटेगरी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ट्रीज जो है वो सबसे टॉप लेयर ऑक्यूपाई करेंगे, फिर श्रब करेंगे, फिर हर्ब्स या ग्रासेस ऑक्यूपाई करेंगे, सबसे बॉटम लेयर को ऑक्यूपाई करेंगे, है ना, क्योंकि सबसे हाइट पे ट्रीज है, सबसे नीचे 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 फिर जाते जाते क्या हो जाएंगे, ग्रासेस एंड हर्ब्स. So, the component of ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspect. पहला है productivity, okay. Second है decomposition. Third, energy flow. And the fourth one is nutrient cycle, है ना. ये सारे ecosystem के आप component समझ लीजिए, या फिर ये सब energy किस form में कैसे क्या हो रही है, ये सब topics को हम ecosystem में बात करने वाले हैं. So to understand the ethos of an aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example. एक पॉन्ड को एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. मैंने बोला ना, जैसे पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है, स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम है, मतलब छोटा सा इकोसिस्टम है. दिस इज अ फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रादर सिंपल एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन दैट एग्जिस्ट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम. अब आप इसमें देखेंगे कैसे बायोटिक और एबायोटिक सब आपस में इंटरैक्ट करके एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं. सो अ पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द अबव मेंशन 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड. कौन कौन से, दिस वन देखते हैं. द एबायोटिक कंपोनेंट इज वाटर विद ऑल द डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रिच सॉइल डिपॉजिट एट बॉटम ऑफ द पॉन्ड. ये सब किस में आ जाएगी, एबायोटिक में आ जाएंगी, ठीक है. जितना भी नॉन लिविंग पार्ट है वो सब इसमें आ जाएगा. द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड. ये सब रेगुलेट कर रहे हैं. द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन, है ना. फाइटोप्लैंक्टन प्लांट ही है बट फ्लोटिंग प्लांट है. तो फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट फाउंड एट द एजेस. ये भी पॉन्ड के ही पार्ट कहलाएंगे. ये सब किस में आ गए, ये सब आ गए लिविंग में, और ये सब आ गए जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं ये सब आ गए नॉन लिविंग में, या आप बोल सकते हैं एबायोटिक, है ना. द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंक्टन, ठीक है. अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले प्रोड्यूसर है तो वो हमारे पास आ गया फाइटो प्लैंक्टन, फिर इसके ऊपर आ गया जू प्लैंक्टन, ठीक है. यानी कि ये हर्बीवोर्स आप बोल सकते हैं कंज्यूमर हो गया, राइट. द फ्री स्विमिंग एंड वाटर ड्वेलिंग फॉर्म्स, है ना, ये सब इसमें कंज्यूमर्स में आ गए. दैट अब इसके ऊपर अवर लेवल पे कुछ ना कुछ जाएगा, फिर अबव लेवल पे कुछ ना जाएगा, एट लास्ट ये सब कहाँ होंगे, डिकम्पोज होंगे. तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा इनका. सो उसके लिए क्या होंगे, डिकम्पोजर्स आएंगे, यानी कि कुछ माइक्रोब्स जो इन्हें खाकर डिकम्पोज करेंगे. सो द डिकम्पोजर्स आर फंगाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, है ना. ये डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं. तो देखिए प्रोडक्टिविटी हो गई, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो भी हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल हो रही है. सो दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मैटर. कैसे हो रहा है इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में सारी चीज़ें आपकी आ रही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एवरीथिंग इज देयर, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फूड में, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन बाय ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या कर रहे हैं, सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में. कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स बाय हेटरोट्रॉफ्स, अब इसको हेटरोट्रॉफ्स खा रहे हैं यानी कि जू प्लैंक्टन खा रहे हैं. देन उसका डिकम्पोजिशन, उसके बाद मिनरलाइजेशन, यानी डिकम्पोज होके वापस से इस ऑर्गेनिक मैटर में से इनऑर्गेनिक रिलीज करके उसको वापस से पॉन्ड के अंदर डाला जा रहा है. तो दिस इज गोज ऑन, है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल इज गोइंग ऑन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स. समझ में आया. यानी कि इनको ऑर्गेनिक से शुरुआत हुई थी, ऑर्गेनिक में बदला, ये ऑर्गेनिक अलग अलग लेवल में ट्रांसफ़र हुआ, फिर वापस इससे डिकम्पोज होकर इनऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज़ हुआ और वापस ये पॉन्ड में रिलीज़ हुआ, सो दैट जितने भी ऑटोट्रॉफ से वापस से इसे यूटिलाइज कर सके और फूड बना सके. समझ आई. So these events are repeated over and over again. There is a unidirectional movement of energy towards the higher trophic level and its dissipation and loss as heat to the environment. अब क्या हो रहा है, जब ये एनर्जी मतलब कि जू प्लैंक्टन को जा रही है, फिर जू प्लैंक्टन से नेक्स्ट लेवल को जा रही है, हर बार यहाँ से कुछ
एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है, हीट की फॉर्म में इसका लॉस होता है यहाँ पे, ठीक है। ओनली 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल में जाती है, बाकी 90% जो एनर्जी है उसमें से कुछ तो वो अपने लिए ही यूज़ कर लेता है एंड रेस्ट इज डिसिपेटेड, लॉस हो जाता है। दिस इज एनर्जी लॉस, है ना, इज गोइंग ऑन। सो इस तरह से एनर्जी फ्लो होता है। तो ये सारी चीज़ें एक इकोसिस्टम में इंक्लूड हो रही है पॉन्ड के। समझ आया? अब आगे बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। अब इसको और थोड़ा मतलब अब इंडिविजुअल ये सब टॉपिक्स को हम डिटेल में ले रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो पहला है अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ओके, सोलर एनर्जी हमें लगातार चाहिए। सो प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मतलब क्या कर रहे हैं प्लांट क्या कर रहे हैं, सोलार एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, मतलब सन की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में, राइट। केमिकल एनर्जी यानी कि किस में हो रहा है, फूड में ये कन्वर्ट हो रहा है। ओके, इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेट, इसको ही हम वेट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज ग्राम Gm-2, है ना। तो अब ये ध्यान रखना, ये यूनिट जो है ना, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम कई बार नहीं ध्यान रखते हैं, बट नीट में इस पर क्वेश्चन बनता है। और एनर्जी की फॉर्म में दिस इज द यूनिट, ठीक है, क्लियर। नाउ द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। बायोमास के प्रोडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ Gm-2 और या आप मतलब कि लाइक इसको हम और सही करना चाहें तो ये इट इज़ लाइक दिस, है ना। इसको ऊपर ले गए तो फिर ये क्या हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखनी है हमको, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी की जो यूनिट है ना वो हमको ध्यान में रखनी है। दिस इज़ द प्रोडक्टिविटी यूनिट, डिड यू गेट इट। दिस इज़ द प्रोडक्टिविटी यूनिट कि एक ईयर में कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है, दिस इज़ द प्रोडक्टिविटी यूनिट। ओके, now to compare the productivity of different ecosystem, it can be divided into gross primary productivity GPP and net primary productivity NPP. Gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis। मतलब क्या कि प्लांट ने सन से सनलाइट लेके जितना भी फूड बनाया, इट इज ग्रॉस टोटल, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें से थोड़ा सा फूड प्लांट खुद के लिए भी यूज़ करेगा, बाकी का फूड ये दूसरों के लिए अवेलेबल कराएगा। जो दूसरों के लिए बाकी का अवेलेबल कराएगा, खुद का जो यूज़ किया उसको माइनस करने के बाद जो बचा, दैट इज कॉल्ड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड बेसिकली ये फूड अपने लिए यूज़ कर रहा है रेस्पिरेशन पर्पस के लिए, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है ऑब्वियसली, है ना, वहीं से तो एनर्जी बनेगी। सो अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ GPP इज यूटिलाइज बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एक रिलेशन होता है यहाँ पे GPP इज माइनस R इज इक्वल टू NPP, याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बनता है, फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। चलिए आगे। Now net primary productivity is the available biomass for the consumption of two heterotrophs, है ना, जो अवेलेबल करा दिया उसने दूसरों के लिए, लाइक herbivores, decomposer, इन सब को अवेलेबल जो कराया वो सब आ जाता है NPP, उसके लिए अवेलेबल होता है। Secondary productivity is defined at the rate of formation of new organic matter by the consumer। अब देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, जो प्लांट है, प्रोड्यूसर है, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितना फूड बना रहे हैं, दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसे यूज़ कर रहे हैं ऊपर के हर्बीवोर्स, या बोल सकते हो हेट्रोट्रॉफ्स, आप पूरी कैटेगरी ले सकते हैं। हर्बीवोर्स भी अपने लेवल पे उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैटल्स, काऊ की बात करते हैं, काऊ खा रहा है प्लांट को, अब काऊ मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो मिल्क इज ऑल्सो ए प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट, पर ये हर्बीवोर्स कर रहे हैं, सेकेंड लेवल के कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो कंज्यूमर से प्रोड्यूस हो रही है। गॉट इट। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, है ना। प्लांट स्पीशीज़ पे डिपेंड करती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कितने प्लांट हैं, कितनी एफिशिएंसी से वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। इसके अलावा और किस पे डिपेंड करती है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। फैक्टर कैसे हैं, जो फीवर कर रहे हैं या नहीं
फोटोसिंथेसिस को, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, वो अवेलेबल है या नहीं, एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है। तो ये 4 कुछ फैक्टर्स है जिस पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। Therefore, it varies in different type of ecosystems. The annual net primary productivity of whole biosphere is approximately 170 billion tons dry weight of organic matter, है ना, ये इतनी है। Of this, despite occupying about 70% of the surface, the productivity of ocean are only 55 billion tons, है ना, सिर्फ इतनी ही है। Rest of course is on land, बाकी के लैंड पे है। डिस्कस द मेन रीज़न फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन, क्यों, क्योंकि सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा रीच नहीं कर पाती है वहाँ पर, तो उसमें प्रोडक्टिविटी की कम होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड। गॉट इट। आगे बात करते हैं डिकम्पोजिशन, इसे और कवर करते हैं। अब देखिए जो प्लांट है या एनिमल है वो डाई होते हैं, डाई होने के बाद उनका डिकम्पोजिशन शुरू होता है, तो वो डिकम्पोजिशन का क्या प्रोसेस है उसकी बात करते हैं। So you may have heard of earthworm being referred to as the farmer's friend, उसको farmer friend बोलते हैं। This is so because they help in the breakdown of complex organic matter as well as in loosening of soil, है ना, कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, हमने जैसे जैसे प्लांट फूड एक्सक्रीटा दे दिया, वेजिटेबल पील उसमें डाल दी, है ना, ये सब चीज़ें डाल दी, तो ये क्या करेगा, उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा और सॉइल को लूज़ भी करता है, जिससे उसमें एरेशन क्रिएट करता है और सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस होती है। सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, है ना, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में ब्रेक कर देता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। तो अगर आपको डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन आती है तो आपको ये कुछ ऐसा बताना है कि जिसमें डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग। सो डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, bark, flowers and dead remains of animal including fecal matter, they all constitute the detritus, इनको हम बोलते हैं detritus, which is the raw material for decomposition, जिसका ही decomposition होने वाला है। The important step in the process of decomposition, अब इसमें देखिए क्या क्या स्टेप है। पहला है fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization, समझे। पहला ले लेते हैं। So detritivores मतलब क्या, like earthworm which break down the detritus into small particle, है ना, उनको detrivores बोल देते हैं। This process is called fragmentation। तो मतलब कि क्या यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, मैं आपको उसको एक का ना और अलग से बताती हूँ। तो मतलब क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या हो गया, जो अर्थवर्म है वो क्या कर रहे हैं, इनको सिंपल पार्टिकल्स में, स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। नाउ बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, water soluble inorganic nutrient go down into the soil horizon and get precipitated as an unavailable salt, है ना। अब इससे जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स रिलीज हुए, अब बुक में ये बाद में बता रखा है, मैं यहाँ पे साइड में बताती हूँ। साइमल्टेनियसली कैटाबॉलिज्म भी होता है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, bacterial and fungal enzyme degrade detritus into simple inorganic substance, this process is called catabolism। यानी कि अर्थवर्म से या मतलब डेट्रीवोर्स से जो हो रहा है फ्रेगमेंटेशन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है लाइक फंगाई, बैक्टीरिया, तो इट इज कैटाबॉलिज्म। दोनों ही अल्टीमेटली रिलीज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को। अब इसमें से जो वाटर सोल्यूबल है, जो क्या है, वाटर सोल्यूबल है, वो क्या हो जाएगा, सीप कर जाएगा, मतलब अंदर चला जाएगा सॉइल में, और इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, लीचिंग। इसी को हम लीचिंग मतलब कि अंदर चला गया और अब वो अवेलेबल नहीं है, प्रेसिपिटेट हो गया एज एन अनअवेलेबल सॉल्ट। समझ आई यहाँ तक। Now it is important to note that the all above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus। फिर आ जाता है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन सॉइल। देखो ये सॉइल में नहीं हुआ, सॉइल में अभी चला गया, अभी सॉइल में क्या रिलीज हो गया, इनऑर्गेनिक मैटर रिलीज हुआ, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज हुआ, जिसमें से जो वाटर सॉल्युबल है वो नीचे अंदर डीप लेयर में चले गए।
इसके बाद अब फर्दर जो दो प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, वो अंदर ही क्या होगा, सॉइल के अंदर ही उसमें डिकम्पोजिशन करेगा, है ना, सॉइल में होगा. सो ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू accumulation of dark color amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergo decomposition at an extremely slow rate, है ना. Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients. तो जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स बचे हैं वो कन्वर्ट होंगे, धीरे धीरे ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसमें माइक्रोबियल एक्शन भी होगा, बहुत स्लो डिकम्पोजिशन होगा उनका फर्दर, एंड ये जो कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स है इसका ही क्या हो रहा है, ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन, ठीक है ना बेटा, ह्यूमिफिकेशन हुआ. आगे बात करते हैं. नाउ द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर्स बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन. अब ये ह्यूमस ही फर्दर डिग्रेड हो रहा है माइक्रोब से, है ना, और माइक्रोब्स से डिग्रेड करके जो मिनरल्स और रिलीज हो रहे हैं उसको ही हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन. समझ आया स्टेप, है ना. तो वही वो बोल रहा है कि फर्दर इसको रिलीज करके जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहे हैं और वो सॉइल में और दोबारा रिलीज हो जाते हैं. ओके, सो डिकम्पोजिशन समझ में आया. देखिए यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे देखना चाहे, देखिए एक ट्री ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रीन लीफ फॉल हुई ग्राउंड पे. सम आर ईटन बाय द इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर द फूड वेब. इस प्लांट को जिसने खाया उनमें एंटर कर गया, है ना. तो ये यहाँ पे एंटर करा. अब ये सब इससे सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन. अब इन पे जब एक्शन हुआ तो कुछ सॉइल में चली गई, डिग्रेडेशन हुआ ना, फर्मेंटेशन हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया. यहाँ पे बोल रहा है लीव्स पार्शियली कंज्यूम बाय डिकम्पोजर सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया, दे बिगेन टू लूज फॉर्म, लॉस फॉर्म एंड बिकम लिटर. फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंगाई, और अल्टीमेटली जो सॉइल है उसके अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज हो गया. फिर ये वापस से इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द ट्री फॉर फर्दर ग्रोथ. समझे. नाउ डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. अब देखिए डिकम्पोजिशन में ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें ब्रेक करना है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन यूज़ होती है. द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर. कैसे रेट किस पे डिपेंड करता है. इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर, ध्यान रखना, स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, क्योंकि इन्हें ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा. कॉम्प्लेक्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, तो क्या है, लिग्निन और काइटिन का अगर डेट्राइटस है तो इन्हें ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डिकम्पोजिशन स्लो है. एंड क्विकर इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर. अगर ये सब है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा. Temperature and soil moisture are the most important climatic factor that regulate decomposition through their effect on the activity of soil microbes. Okay, तो इनका इफेक्ट कहाँ हो रहा है, soil microbes पे हो रहा है. Warm and moist environment favors decomposition, यानी कि decomposition speed up हो जाएगा, fast हो जाएगा अगर warm and moist environment मिला. Whereas low temperature and anaerobic inhibit decomposition, है ना. अगर एनारोबिक कंडीशन हुई, लो टेम्परेचर हुआ तो डिकम्पोजिशन इनहिबिट होगा. सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो एनारोबिक कंडीशन में तो डिकम्पोजिशन सही से नहीं हो पाएगा. सो रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल. तो ऑर्गेनिक मटीरियल ही कलेक्ट होता जाएगा, इनऑर्गेनिक में वो ब्रेक हो ही नहीं पाएगा. डिड यू गेट इट. समझ आया डिकम्पोजिशन. ठीक है. एनर्जी फ्लो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर से बताना, वी विल सॉल्व इट फर्दर. ठीक है. ओके बेटा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी, बाय.